हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मींस की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। सीरीज़ 115 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी सीरीज़ 116वीं है, जिसमें हम ज्योग्राफी के 100 वर्ड्स यानी 10 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट सीरीज़ में हमने 5 मार्कर 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज इस सीरीज़ में हम 100 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल आरपीएससी पैटर्न पर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर फैली हुई कई पर्वतमालाएं हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब ये प्रश्न आता तो सभी को है किस तरह से उत्तर देना है, लेकिन कई बार हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या क्या लिखना है। तो बस वही आपको समझना है कि अनावश्यक नहीं लिख के आपको टू द पॉइंट जो पूछा गया है वही लिखना है। तो ये प्रश्न बिल्कुल घुमा के दिया हुआ है कि हिमालय कोई पर्वत नहीं है बल्कि एक दूसरे के समानांतर फैली हुई कई पर्वतमालाएं हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रश्न को आराम से पढ़िए, 2 मिनट तक चाहे सोच लीजिए, आप 2 मिनट का टाइम लीजिए। गलत लिखने से अच्छा है कि आप सही उत्तर लिखे, सही दिशा में आप उत्तर लिखे, प्रकृति के आंसर क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार आप उत्तर दें। तो अभी हम देखेंगे इसको डायग्राम सहित किस तरह से लिखेंगे। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो विभिन्न पर्वतमालाओं से बनी हुई है। इन पर्वतमालाओं को निम्न समानांतर भागों में बांटा जा सकता है। तो समानांतर से मतलब क्या हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया हमारा, महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय क्या है? यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तीनों समांतर श्रेणियां होगी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी लद्दाख श्रेणी का ही क्या है? विस्तार है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो अब देख सकते हैं आप, ट्रांस हिमालय हमारा ये हो गया है। ट्रांस हिमालय में कराकोरम हो गई, उसके बाद लद्दाख हो गई, फिर जास्कर हो गई। ये तीनों श्रेणियाँ ऐसे बनी हुई है। ठीक है, अब हम देखें महान या वृहद हिमालय। महान हिमालय को वृहद हिमालय भी बोलते हैं। तो यह मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला है जो सिंधु नदी के गौर से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, जिसमें प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हो गई? माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई और मकालू हो गई। इसके अलावा कोई और भी जानकारी आपको पता है तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। तो महान हिमालय हमारा हो गया, वृहद हिमालय ये वाला हमारा हो गया है, जो सिंधु नदी के गौर से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से 2500 किलोमीटर लंबाई में क्या है? विस्तारित है, जिसकी चोटियाँ ये हो गई है तीनों, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और भी है, लेकिन अपन ने महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में बता दिया। फिर हम चले मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, यह है महान हिमालय के दक्षिण में। महान हिमालय वृहद हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वापस स्क्रीन को हम छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, यह महान हिमालय यानी वृहद हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में है, समानांतर में विस्तृत है, जो अनेक छोटी छोटी चोटियों जैसे कि पीर पंजाल, कश्मीर, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल जो कश्मीर में स्थित है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश हो गया, नाग टिब्बा उत्तराखंड की हो गई, महाभारत नेपाल आदि से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसमें देखें श्रेणियाँ तो पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी हो गई, नाग टिब्बा हो गया, महाभारत श्रेणी, ये सभी हमारी लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय में स्थित है। इसी तरह हम देखें शिवालिक। शिवालिक सबसे निचली, ठीक है, सबसे दक्षिणतम भाग हमारा शिवालिक हो गया। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी है, जो पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक विस्तृत है। जो पोटवार बेसिन से प्रारंभ होती है और कोसी नदी जो है हमारी बिहार तक जो है वहाँ तक विस्तृत शिवालिक श्रेणी है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अतः स्पष्ट है कि हिमालय कोई पर्वत नहीं है बल्कि एक दूसरे के समानांतर फैली हुई क्या है? कई पर्वत मालाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हमने इस तरह से लिखा। डायग्राम आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट में इधर बनाया हुआ है, तो आपको इसी तरह से डायग्राम भी बनाकर आना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के उद्विकास पर टिप्पणी करते हुए इसके प्रमुख नदी तंत्र का नाम उल्लेखित कीजिए। हमें क्या करना है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास बताना है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास कैसे हुआ है उस पर टिप्पणी करनी है और फिर इसके प्रमुख नदी तंत्र का नाम उल्लेखित करना है। तो आप प्रश्न को समझिए। इसी तरह के प्रश्न आरपीएससी पूछती है आजकल, तो प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम उद्विकास की बात करें तो उद्विकास कैसे हुआ? प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया। प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाएं कौन कौन सी हुई है वो देख लेते हैं। सबसे पहली घटना है पश्चिमी भाग का अवतलन। पश्चिमी भाग का अवतलन कैसे हुआ? आरंभिक टर्शरी काल में प्रायद्वीप के
पश्चिमी पार्श्व का अवतरण धसाव हुआ, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल संभर के दोनों ओर की नदी की सामान्यतः समंकित योजना में गड़बड़ी हो गई। दोबारा देख लेते हैं। इसका क्या हुआ कि टर्शरी काल में, आरंभिक जो टर्शरी काल था, तब क्या हुआ था, प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व क्या हुआ, वो धस गया, यानी उसका अवतरण हो गया, जिससे क्या हुआ, समुद्र तल से ये भाग क्या हुआ, नीचे चला गया। और इससे क्या हुआ, मूल संभर के दोनों ओर की नदी की सामान्यतः समंकित योजना में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, यानी जो उसकी सामान्यतः योजना बनी हुई थी या सामान्यतः जो पोजीशन थी वो क्या हो गई, उसमें चेंजेस आ गए, यानी वो नीचे चला गया। उत्तरी भाग का अवतरण, दूसरी हमारी हो गई उत्तरी भाग का अवतरण। उत्तरी भाग से बोलेगी तो हो गया पश्चिमी भाग का अवतरण, फिर उत्तरी भाग का अवतरण हुआ। हिमालय में होने वाली प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतरण हुआ। अब हिमालय में जो प्रोत्थान हो रहा था बार बार, उसके कारण क्या हुआ, प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतरण हुआ। परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और भ्रंश घाटियाँ, जिसको हम बोलेंगे भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ, जिसमें नर्मदा और ताप्ती ने इन भ्रंश घाटियों का निर्माण किया, नर्मदा और ताप्ती ने। और ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती है, ठीक है। तो उत्तरी भाग के अवतरण के कारण ही नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों में बह रही है, क्योंकि हिमालय का प्रोत्थान होता है और प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग वो अवतरण चला जाता है। उत्तरी भाग क्या हो जाता है, नीचे की तरफ धस जाता है। तीसरी अगर हम देखें, तीसरा हमारा हुआ प्रायद्वीपीय खंड का दक्षिणी पूर्व झुकाव। अब प्रायद्वीपीय खंड है उसका दक्षिण पूर्व दिशा में झुकाव होना। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा में से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। अब पहले उत्तर पश्चिम दिशा में था और फिर ये क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी दिशा में इसका झुकाव हो गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। और प्रवाह फिर जैसे ही दक्षिण पूर्व दिशा हुई, वैसे ही नदियों का प्रवाह किस तरफ हो गया, बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। तो इस तरह से हम देखें तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास हुआ। सबसे पहले पश्चिमी भाग का अवतरण हुआ, फिर उत्तरी भाग का, और फिर प्रायद्वीपीय खंड का दक्षिणी पूर्वीय झुकाव हुआ। ये तीनों ही घटनाएं इंपॉर्टेंट है। अब हम देखें प्रायद्वीपीय प्रमुख नदी तंत्र। नदी तंत्र के बारे में पूछ रहा तो वही बताएंगे। तो प्रायद्वीपीय प्रमुख नदी तंत्र हो गए बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में महानदी का अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, और अरब सागर में नर्मदा ताप्ती अपवाह तंत्र हो गए हैं। उसके अलावा कृष्णा, कावेरी, देखो एक साथ ही देख लेते हैं हम। कृष्णा एक तो हो गया महानदी, फिर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये तीन हो गए। उसके अलावा उधर हो गया नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र, फिर लूनी नदी अपवाह तंत्र और पेरियार नदी अपवाह तंत्र। तो ये तो अरब सागर का हो गया प्रायद्वीपीय भारत में, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। तो इस तरह से आपको शो करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती है या क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पर आरपीएससी शिफ्ट हो रही है, तो अपन को भी यूपीएससी की तरह ही तैयारी करनी है। कंसेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर करते हुए आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में मैप का आपको जरूर से ध्यान रखना है, मतलब हर तरीके से आपको तैयारी करनी है, समझ के तैयारी करनी है, नोट रटने से काम नहीं चलेगा, अभी समझना पड़ेगा। समझने से ही आप क्या है, आरपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है उसका उत्तर हम दे पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी भी जो है वो क्या करती है, रटन विद्या पे नहीं होकर समझने की शक्ति डेवलप करती है कि आपने टॉपिक को कितना समझा है, उसी आधार पे आप उत्तर दे पाएंगे। तो जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य बताना है, फिर भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं बतानी है, उदाहरण भी देना है और कथन को स्पष्ट भी करना है। तो एक में कितने प्रश्न समाहित है देख सकते हैं आप। सबसे पहले जलवायु में समानता या ऐक्य है तो उसको बताना रहेगा, तो वो क्या है वो देखते हैं अपन। मानसूनी पवनों की व्यवस्था अर्थात मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु को एकता प्रदान करती है। मानसूनी पवनों की व्यवस्था क्या करती है, मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु को एकता प्रदान करती है। फिर भी पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं के लय और आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। अब फिर भी क्या होता है कि पवनों का तो प्रतिरूप हो गया, तापक्रम हो गया और वर्षा हो गई, ऋतुओं की लय हो गई, आर्द्रता हो गई, शुष्कता की मात्रा हो गई, ये सभी इनमें क्या पाई जाती है, क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन मानसूनी पवनें जो होती हैं या मानसूनी जलवायु होती है भारत की जलवायु को क्या करती है, ऐक्य या समानता प्रदान करती है। अब हम देखिए क्षेत्रीय विभिन्नताएं। क्षेत्रीय विभिन्नताओं से आशय ये हो गया, जैसे तापक्रम में हो गया, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेंटीग्रेड को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो ये आप तापक्रम में डिफरेंस विभिन्नताएं देख सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल में 55 डिग्री सेंटीग्रेड और जबकि यहाँ पर माइनस में जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह हम देखें
दिसंबर में किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अर्थात चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें तापक्रम में। और देखिए, क्योंकि उदाहरण के साथ हम दे रहे हैं वर्षा, अब दूसरा हमारा तापक्रम हो गया। अब हम वर्षा के बारे में बताएंगे। हिमालय में वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा जल की बूंदों के रूप में होती है। हिमालय में तो हिमपात के रूप में होती है, स्नोफॉल के रूप में, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा जल की बूंदों के रूप में होती है। इसी तरह चेरापूंजी व मासिनराम में औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा ही होती है। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंस दे सकते हैं। जुलाई और अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। ये वहीं दक्षिण में स्थित कोरोमंडल तट शांत और शुष्क रहता है। अब ये देखो, जुलाई और अगस्त में गंगा का डेल्टा हो गया, ओडिशा के तटीय भाग हो गए, उनमें हर तीसरे पांचवें दिन प्रचंड तूफान आते रहते हैं, वो मूसलाधार बारिश करते हैं। लेकिन दक्षिण में कोरोमंडल तट है, वो बिल्कुल शांत और शुष्क रहता है, वहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो ये भी यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, उदाहरण दे दिए, उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कर दिया कि भारत की क्षेत्रीय जलवायु में क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती है। आप अपने आंसर को और एनरिच कर सकते हैं। अगर आपको कोई और पॉइंट पता है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं हर बार कहती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखिए, जिससे क्या होगा, आपको लास्ट में मेंस के टाइम क्विक रिवीजन में आसानी होगी। प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना दी है, आप वहाँ जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।